नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे जीन पियाजे, वाइगोस्की और यहाँ पे कोहलबर्ग, इन सभी लोगों से जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है, जितने भी अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, सभी को रखा गया है। तो याद रखिएगा, हमारा टारगेट जो है सी टेट 2020 का है और साथ में ये कवर करेगा आप लोगों का सुपर टेट और टेट के भी प्रश्नों को। तो आज ये जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज नोट्स भी आप लोगों को बनाना है, क्योंकि आज के जो टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए 18 प्रश्न रखे गए हैं। याद रखिएगा, 18 प्रश्न रखे गए हैं लास्ट में इस टॉपिक के बाद। तो क्या करिए, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने भाई बहनों के यहाँ, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। तो नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। और लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखे गए हैं, 18 प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम बात करेंगे पहले जीन पियाजे से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया है। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का एक विषय बनाया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी मानसिक संबंधित क्रियाओं का वह बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत का नाम दिया। यानी बालक जैसे जैसे उन्होंने खुद के बालकों पे अपनी पत्नी के द्वारा क्या किए, उस पे अध्ययन किया। और अध्ययन इस प्रकार से किया कि बालक जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहे थे, जिस क्रम से आगे बढ़ रहे थे, उनका विकास किस प्रकार से संज्ञानात्मक तौर पे हो रहा था, उन सभी को बारीकी तरीके से अध्ययन किया। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के होता है क्या? देखिए, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि संज्ञानात्मक होता क्या? संज्ञानात्मक में होता है सीखना, यानी बालक किस प्रकार से सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे टॉपिक हमारा ये है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो बालक के अनुरूप, बालक के अनुसार बालक की क्रियाएं जिस प्रकार से अग्रसित होती हैं, यानी आगे बढ़ती हैं, उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अगर बालक को हटा के अगर व्यक्ति को भी रख दिया जाए, तो किस व्यक्ति में, किस बच्चे में किस प्रकार से उसकी सीखने की गति आगे बढ़ती है, उसे संज्ञानात्मक कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने, सूचना एकत्रित करने तरीके से है, जिसमें अवधान, यहाँ पे अवधान में वृद्धि। देखिए, अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण यानी जो रुकावट है उसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, और प्रत्यक्षीकरण यानी देखकर भाषा चिंतन, शक्ति तर्क शामिल होता है। तो चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। और सभी लोग क्या करिए, एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। पीडीएफ आप लोगों को इसका नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन्होंने किस पे यहाँ पे अध्ययन किया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं को विभाजित किया, यानी किस प्रकार से बालक सीखते हैं, उनके क्रम में 4 क्रम वहाँ पे निर्धारित किया था। और वो 4 क्रम किस प्रकार से हैं? देखिए, पहला क्रम जो था इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसकी आयु थी जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु थी 2 से 7 वर्ष। और यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु है 7 से 11। और यहाँ पे औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु जो है 11 से ऊपर है। तो क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि अब जो चलेंगे एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न चलेंगे जी। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला हम शुरुआत करेंगे इंद्रजनित गामक अवस्था से। तो ये जन्म से 2 वर्ष होती है। याद रखिएगा, इंद्रजनित गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। इसमें बालक की संवेदनात्मक की जो तीव्रता होती है अधिक होती है। देखिए, मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आंख, कान, नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी याद रखिएगा, जो बालक जिसे देखता है उसमें उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। जो देखता है सोचता है कि वह उसी का अस्तित्व है। अब देखिए, दूसरा हमारा ये करा है टॉपिक कि इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा यहाँ पे व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु, यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि चादर पर बैठा जो शिशु है वो थोड़ी देर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, चादर को खींचता है अपनी तरफ। जब अपनी तरफ खींचता है तो खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह वह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की से संबंधित है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इंद्रजनित गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसमें बालक क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है और हाथ पैर अपना चलाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं आगे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष की आयु को कहा जाता है और इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसे विभेद करने लगता है, जैसे वस्तुओं को देखकर पहचान लेता है। इस दौरान उसे भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, भाषा का विकास उसमें प्रारंभ होता है अनुकरण के माध्यम से। याद रखिएगा, अनुकरण के माध्यम से क्या होता है, उसमें भाषा का विकास होता है। और इसमें क्या होती है कि इस दौरान उसमें भाषा विकास का प्रारंभ तो होता ही है, उसके सापेक्ष अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। यानी जो भी समस्या है क्या करता है, खिलौने को जब लेता है, खिलौना लेता है उसे तोड़ देता है, तोड़ने के बाद फिर जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसमें क्या होता है, समस्या समाधान करने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। तो बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है, यानी वस्तुओं का अस्थायित्व हो जाता है, यानी वो पहचानना शुरू कर देता है। किस अवस्था में करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, जो कि आयु होती है यहाँ पे बाल्यावस्था होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और सब्सक्राइब जरूर करें, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, इस समय जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को प्रश्न भी बहुत ही तेजी से आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तीसरा हम बढ़ेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से वर्ष यहाँ पे 11 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में बालक में वस्तु को पहचानने, विभेदीकरण करने का वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसका चिंतन अधिक क्रमबद्ध हो जाते हैं, यानी क्रमबद्ध हो जाता है, यहाँ पे क्रमबद्ध हो जाता है और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। तर्क संगत का मतलब ये है कि विचार करना, किसी भी वस्तु को देखकर उस पर विचार करना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है, यानी एक दूसरे के प्रति विश्वास, यानी मित्रता की भावना उसमें हो जाती है, अधिक होती है। तथा लंबाई, भार, अंक, यहाँ पे अंक आदि प्रतियों में चिंतन करता है। भाषा पूर्ण विकास बालक की पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकरण करने के लिए नियमों को सीख जाता है, यानी किस प्रकार से उसे वातावरण में रहना है, उसके नियम क्या है, उसके कानून क्या है, उसमें ढलने का प्रयास करता है। मान लीजिए अगर आप घर में हैं, देखिए नियम और कानून आप 2 तरीके से रख सकते हैं। किस प्रकार से रख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे बालक है और यहाँ पे बालिका है, ठीक है, ये बालक और बालिका है। तो देखिए बालक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और यहाँ पे बालिकाएं जो होती हैं इनकी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं घर के नियम कानूनों को क्या करती हैं, मानना चालू कर देती है, स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन बालक थोड़ा नटखट होता है, क्या शरारती भी होता है और किसी की बातों को नहीं मानता है, इसलिए इसे पूरी छूट दी जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपसे झगड़ने लगता है। लेकिन लड़कियां जो होती हैं अधिकतर यहाँ पे झगड़ा नहीं करती हैं, उन्हें पता है कि हम झगड़ा करके कहाँ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम यही कहेंगे कि वैसे हम गांधी को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो उसके अनुसार तो आप लोग सोच ही सकते हैं। नाथूराम गोडसे का एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप बोलिएगा कि जो महात्मा गांधी हैं उनके प्रति आपका विचार क्या है। हमने देख लिया है, इसलिए महात्मा गांधी पे आज हमने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि 2 अक्टूबर है। आप क्या करिए, एक बार देख लीजिएगा नाथूराम गोडसे का कि उन्होंने क्या कहा है, उनकी पुस्तक क्या है, उसमें उन्होंने क्या अपनी बातों को रखा है, किस प्रकार से इनका विरोध किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में हम यहाँ पे देखिए औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है कि औपचारिक और मूर्त अमूर्त। यहाँ पे अमूर्त का मतलब होता है चिंतन करना, ठीक है, तर्क करना। अवस्था जो होती है ये 11 वर्ष से ऊपर की होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। देखिए क्या होती है कि जब बालक किशोरा अवस्था से ऊपर उठता है तो उसमें अधिक से अधिक चिंतन करता है। यहाँ पे अमूर्त चिंतन करता है, यानी वस्तु नहीं होने पर भी। अमूर्त का मतलब यही है कि वस्तु आपके समझ नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपने ऊंचाई को छूने लगता है, यानी आप सर्वश्रेष्ठ अपने को मानने लगते हैं, आपको हर एक चीज की जानकारी हो जाती है। देखिए इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और भिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने का, एक निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है। देखिए यहाँ पे शैक्षिक महत्व इनके क्या है। देखिए पहला यहाँ पे टॉपिक हमारा ये करा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक मानसिक यहाँ पे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक में होता है सीखना, और सीखने का जो क्रम है ये निरंतर मानसिक क्रियाएं के द्वारा चलती रहती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे करा है कि बालकों
का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान क्रम के तहत होता है और यहाँ पे अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक क्रिया की अवस्था का निर्धारण करके तब उसे शिक्षित करने यानी उनकी आयु क्या है, उनकी आईक्यू क्या है, उनकी सोचने समझने की शक्ति क्या है, वह कहाँ तक सोचते हैं, उसके आधार पे उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तार्किक चिंतन से क्या है, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था यहाँ पे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को यहाँ पे बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक यहाँ पे बच्चों को ऐसे वर्डों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो क्या करें, उन वर्डों को यहाँ पे उन शब्दों को देख कर यानी लिख कर उसके पहचान कर क्या करें, चिंतन करें। अधिक से अधिक हमें उन्हें उन वस्तुओं पे चिंतन कराना चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन, उनके पर्यावरण जीवन से जुड़ा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। देखिए जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत कौन कौन से, निर्माण और खोज का सिद्धांत। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिल जाता है, हर बार मिलता है, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पर यहाँ से आप लोगों को 1 वर्ष 1 नंबर न मिला हो। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। पियाजे का विचार था कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। यानी देखिए बालक क्या करते हैं, अगर किसी से आप देखिए नकल पे अगर मान लिया जाए, अगर नकल को ही हम लोग अपने सापेक्ष रखा जाए तो नकल अगर किसी बालक से आप नकल कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने द्वारा बनाकर उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब आप नया उसमें शब्द ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो वहां से क्या होता है कि आप नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा है जीन पियाजे ने कि बालक नकल पे न होकर यहाँ पे खोज यानी क्रियाशील पे, खोज पर, संज्ञानात्मक विकास के नकल पर न होकर खोज पर आधारित होता है। नवीनता या खोज के उद्दीपन अनुक्रिया समांतीकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए 4 साल का बालक, देखिए उदाहरण भी रखा गया है कि 4 साल का बालक यदि कोई भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को यहाँ पे प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसकी बुद्धि की खोज का निर्माण होता है। यानी पहली बार में ही क्या करना है, सफल हो जाना, ये उसकी बुद्धि की सबसे सफल परीक्षण की ओर इशारा करता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग वाइगोस्की के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनका भी प्रश्न यहाँ पे अभी है। तो जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास यहाँ पे विकास से भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पे सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम का कार्यक्रम होता है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्था 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए अग्रलिखित है, किस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलता है तो यहाँ पे रखा गया है। और लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए जी, लाइक कर दीजिए। एक बार नोट बना रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं तो एक बार यस करिए जल्दी से कि हम भी देखें नोट्स बना रहे हैं या फिर नहीं। तो यस करिए जल्दी से जी, यस करिए तो देख लें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे पहला हमारा ये है कि यहाँ पे परायता नैतिक की अवस्था जो कि 2 से 8 वर्ष की होती है। देखिए नैतिक विकास की अवस्थाओं को दो भागों में जीन पियाजे ने बांटा है। पहला यहाँ पे परायता, स्वायत्ता, एक परायता होता है, एक स्वायत्ता होता है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे परायता। देखिए जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था का यहाँ पे उद्भव बालक में समान अंतः क्रिया से होती है। यहाँ पे अंतः क्रिया से, समान अंतः क्रिया एक दूसरे की क्रियाओं के द्वारा होती है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष, परिवर्तनशील तथा यहाँ पे दृढ़ प्रवृत्तियां होती हैं। देखिए क्या होता है, अंतः क्रिया के माध्यम से बालक देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनके सामाजिक रहन सहन को देखेंगे तो उसे क्या करते हैं, अपने नैतिक नियम के सापेक्ष परिवर्तन कर लेते हैं अपने में और दृढ़ हो जाते हैं। यानी क्या करते हैं, उसमें उसे अपने में ढालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आएगा यानी किसी के अंतः क्रिया के द्वारा, अंतः क्रिया के माध्यम से एक दूसरे का संप्रेषण करके उसे सीखना, ये आपका परायता के अंतर्गत आएगा। परायता की जो अवस्था होती है याद रखिएगा ये 2 से 8 वर्ष की होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए हमारा स्वायत्ता, यहाँ पे नैतिक अवस्था। देखिए स्वायत्त नैतिक की अवस्था जो होती है वहाँ पे 2 से 8 था, यहाँ पे 9 से 11 वर्ष की होती है। इस काल में नैतिक बच्चों के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है। अतः अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा प्रदर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के यहाँ पे संदर्भ में चिंता एवं यहाँ पे पारस्परिकता का स्वभाव, यहाँ पे भाव दिखता है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है। नियम और कानून लोगों द्वारा निर्मित होती है, यानी लोगों के द्वारा जो नियम कानून निर्मित होती है उसे स्वायत्ता के अंतर्गत बालक ग्रहण करता है, उसे स्वीकार करता है। स्वायत्ता अगर प्रश्न में आ जाए स्वायत्ता के अंतर्गत क्या आता है तो याद रखिएगा, तुरंत खोजिएगा कि कहाँ नियम कानून है। नियम कानून जहाँ आएगा स्वायत्ता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए बात करेंगे कोहलबर्ग की। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत। देखिए यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को एक यहाँ पे नंबर मिलते हैं इन सभी से। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था जो होती है इसके अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर, किसको आधार बनाया था, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाया था। याद रखिएगा, नैतिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया जिसे उसने
3 भागों में विभाजित किया। देखिए वहाँ पे जो था उन्होंने भी वहाँ पे बांटा था, कितने भागों में बांटा था? इंद्रजनित गामक अवस्था में जिन पियाजे ने बांटा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बांटा था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बांटा था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बांटा था। लेकिन यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 भागों में विभाजित किया। वहाँ पे जिन पियाजे ने 4 भागों में किया था, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के क्रमों को निर्धारित करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ पे नैतिक विकास की अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया था। तो पहला हमारा आता है यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि होती है हमारे यहाँ पे 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष की होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न के लाभ हानि पर आधारित होते हैं, नैतिक कार्य संबंध सामाजिक सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है इससे संबंधित। देखिए पूर्व परंपरागत, पूर्व का मतलब है पहले, परंपरागत का मतलब जो चल रहा है, स्तर या पूर्व नैतिक यानी पहले की जो नैतिकता है उसको क्या करना है, उसको समाहित करते हुए आप वो बालक क्या करते हैं, क्या गलत है क्या सही है उसको छांट लेता है। तो ये जो छांटने का क्रम होता है यहाँ पे 4 से 10 वर्ष की आयु में होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे पे। यहाँ पे देखिए दूसरा भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा यहाँ पे टॉपिक्स हमारा ये करा है कि पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत 2 चरण आते हैं। देखिए पूर्व परंपरागत जो था उसमें 2 चरण आते हैं। पहला आता है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा आता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अनुमक्ता। देखिए यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन के अंतर्गत क्या आता है कि बालक के मन में आज्ञा पालन भाव दंड आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का यहाँ पे ज्ञान होता है। बालक स्वयं के परेशानियों को बचाना चाहता है। कोहलबर्ग का मानना है कि बालक यदि स्वीकृति व्यवहार अपनाता है, यानी अपने कार्यों को दंड और आज्ञा यानी दंड से बचने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए अगर कोई स्वीकृति अपनाता है तो इसका क्या कारण होता है, ये स्वायत्तता यानी यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन के अंतर्गत आएगा। देखिए दंड आज्ञा पालन से अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो आप ये देखिएगा कि बालक दंड से कहाँ बच रहा है और आज्ञा का पालन कहाँ कर रहा है, ऑप्शन तुरंत सही कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा हमारा आता है कि आत्म अभिरुचि, यहाँ पे प्रतिफल का अभिमुखा। देखिए इसके अंतर्गत आता है इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि प्राथमिकता देता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, यानी जो उसको पसंद होता है केवल वही करता है, पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। देखिए आत्मनिर्भर, आत्म का मतलब होता है खुद से, अभिरुचि का मतलब है अपने अनुसार, प्रतिफल का मतलब होता है कि किस कहाँ रखना है, अनुमुखी का मतलब होता है दूसरों को जो अच्छा लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। देखिए परंपरागत, देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे आ गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष। देखिए यहाँ पे जो था यहाँ वहाँ पे अलग था, यहाँ पे 10 से हमारा जो हुआ है यहाँ पे देखिए जो इसके अंतर्गत आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो होता है कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है। परंपरागत का मतलब ये है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। देखिए प्रश्न को पढ़िए, वो कह क्या रहा है आप खुद समझ जाएंगे। अगर परंपरागत आ रहा है, परंपरागत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप में चला आ रहा है, आप उसका क्या करते हैं, उसको अपने में समाहित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक से सही या गलत पक्ष का चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है, परंपरागत नैतिक स्तर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत 2 आता है, परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत भी 2 आता है। पहला आता है अधिकार संरक्षण अनुमक्ता, दूसरा कह रहा है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का। ठीक है, अब देखिए अधिकार संरक्षण यानी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है और अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का प्रयास करते हैं कि हम अपने माता पिता के अच्छा लड़के हैं और हम अपने माता पिता के अच्छे लड़के हैं। ठीक है, ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये गलत है, ये गलत है क्योंकि हम दिखाते हैं, हम होते नहीं हैं, जो होते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो होते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे नैतिकता, यहाँ पे परंपरागत नैतिक स्तर के अनुसार यही आएगा क्योंकि इसमें आप किशोरावस्था में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हमारा है कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंग्रित, यहाँ पे अग्रितिक नैतिक अवस्था जो कि 13 वर्ष से ऊपर चलती है, जो कि प्रौढ़ावस्था से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य चरित मूल्यों का संबंध अच्छे बुरे कार्यों के संबंध से निहित होती है। देखिए उत्तर परंपरागत जो चल रहा होता है क्या गलत है क्या सही है उसका निर्णय तुरंत कर लेना। देखिए तुरंत कर लेना निर्णय क्या होता है, यहाँ पे उत्तर परंपरागत के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हमारे देश के लिए सही है, क्या हमारे परिवार के लिए सही है, क्या माता पिता के लिए सही है, ये उत्तर परंपरागत के अंतर्गत आएगा। इसकी आयु सीमा होती है 13 वर्ष से ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वाइगोस्की। देखिए वाइगोस्की से ज्यादा प्रश्न नहीं है, तो वाइगोस्की के ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से सॉल्व करने, यहाँ पे जल्दी से टॉपिक्स बनाएंगे।
क्योंकि हमें प्रश्न भी सॉल्व करना है, जो कि प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक है। देखिए वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत, देखिए वाइगोस्की का सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक, देखिए सीधे सीधे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की यहाँ पे सामाजिक विकास का सिद्धांत, और यहाँ पे कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, आप तुरंत प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की, यहाँ पे वाइगोस्की ने बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में समाज की भूमिका होती है। देखिए वाइगोस्की का मानना था कि बालक जो होता है समाज में रहकर समाज के अनुकरणों के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास का बढ़ावा करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला इन्होंने क्या कहा कि वाइगोस्की ने बताया कि समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार की विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी उस प्रकार का उसका व्यवहार प्रदर्शित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे टॉपिक पे देख लेते हैं, तीसरा टॉपिक क्या कर रहा है। तीसरा यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक ये कर रहा है कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। यानी जन्म के समय बालक घर में रहता है, समाज में नहीं रहता है, पास पड़ोस में नहीं रहता है, तो उसका क्या होता है, सामाजिक जो विकास होता है पूर्ण रूप से नहीं होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है, वह अपने कार्यों के लिए केवल प्रेरित होता है। तो यहाँ पे चिंतन केवल अपने के लिए परवाह करता है। अब तीसरा करा है बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियां अपने हम उम्र समूह में सक्रिय हो जाते हैं। मतलब देखिए क्या होता है कि जो सामाजिक क्रियाओं में रहकर जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है, तो किशोरावस्था में पहुंचने के बाद अपने पति, अपने समलिंगों के प्रति क्या करता है, बहुत ही उत्कृष्ट होता है। क्या करता है, उसके प्रति चिंतन होता है। ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, कुछ नई नई घटनाएं घटित होती है उसके शरीर के अंदर, तो क्या करता है, उसके प्रति चिंतन होता है। तो यहाँ पे चौथा करा है कि किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। देखिए किशोरावस्था में बालक की जो संवेग होती है बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ही गुस्सा होता है, बहुत ही शांत होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। क्या करता है, कब कहाँ प्रदर्शित कर रहा है, ये तीव्र उसमें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने वाइगोस्की का समीपस्थ का सिद्धांत, जो कि इसके बाद लास्ट चलेगा हमारा यहाँ पे प्रश्न। देखिए वाइगोस्की के समीपस्थ के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, यह यहाँ पे वाइगोस्की के किस यहाँ पे सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के भाग, यानी एक सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने संप्रत्यय दिया कि इसका नाम स्टॉक होल्डिंग। देखिए स्टॉक होल्डिंग का सहारा देना। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस यही आप लोगों को बता दें कि बालक किसी कार्य को करता है, ठीक है, किसी कार्य को करता है, करने में क्या होती है, कहीं त्रुटि हो जाती है, तो क्या करता है, दूसरे के माध्यम से उसे पूरा किया जाता है, तो उसे सहारा भी कहा जाता है। जहाँ पर भी सहारा दे दिया जाए तो वहाँ पे समझिए कि वहाँ पे यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नों पे। अगर प्रश्न करने के लिए तैयार हैं तो एक बार जल्दी से यस करिए, क्योंकि अब प्रश्न बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए आ जाइए जल्दी से। सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि गला भी बैठने वाला है हमारा, कब से चिल्ला रहे हैं। तो एक बार क्या करिए, जल्दी से क्या करिए, लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या करा है हमारा। देखिए पहला करा है कि मानव का विकास निम्नलिखित किस पर निर्भर होता है। पहला करा है कि उसकी वृद्धि, दूसरा उसके वातावरण पे, तीसरा करा है उसकी वृद्धि पर, चौथा करा है कि उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि मानव का विकास किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा जी, जल्दी बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट करिए जी। इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा जी, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न ये कर रहा है कि कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी, यानी बालकों के लिए कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्ति होगी। पहला करा है कि बालक की शारीरिक व मानसिक क्रिया के अंतर संबंधों के अनुकूल हो, दूसरा करा है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल हो, तीसरा करा है कि बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल हो, और चौथा करा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का क्या होगा जी, जल्दी से बताइए जी। इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए ऐसे समझेंगे, देश और सभ्यता। अगर यहाँ पे बालक के सामाजिक, यहाँ पे शारीरिक और मानसिक अगर क्रिया सही नहीं है तो वो सोच ही नहीं सकता कि हमें अपनी सभ्यता को कैसे बचाना है, अपनी संस्कृति को कैसे। और यहाँ पे देखिए शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंध। देखिए अंतर संबंधों का मतलब है उसके अंदर की, लेकिन यहाँ पे मानसिक क्रिया, अगर बालक में सोचने की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो बालक क्या करेगा, वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे पाठचर्या से पूछा तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के में सर्वाधिक मदद करती है। तो पहला करा है कि सामाजिक विकास, दूसरा करा है शारीरिक विकास, तीसरा करा है कि सांवेगिक विकास, चौथा करा है कि भाषाई विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि पहला से होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा राइट आंसर होगा जी, जल्दी से बताइए।
जी तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? जी तीसरे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास मदद यहाँ पे सर्वाधिक मदद करता है। देखिए सामाजिक समाज में नहीं करता है, बालक है तो बालक का विकास करेगा। संवेग मिस होता है, क्या होता है? भेजना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उत्तेजित होना, लेकिन यहाँ पे बात किया है कि सर्वाधिक मदद करता है किसमें? शारीरिक विकास में, यानी वृद्धि में। तो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा क्या कह रहा है हमारा। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने का, यहाँ पे निर्णय लेने का क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस अवस्था को कहते हैं। पहला करा कि भाषाई विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा करा कि मनोगत्यात्मक विकास। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? जी जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर हमारा जी होगा। जी अगर बालक सोचेगा, निर्णय लेगा, तो सीधे सीधे संज्ञानात्मक पे जाएगा, यानी सोच पे, सीखने से, अधिगम से संबंधित होगा। राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या क्या कर रहा है। अभी प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी क्या बालक के सामाजिक विकास को, यानी समाज में रहकर बालक जब सीखता है तो उसको प्रभावित नहीं करता है? तो पहला करा है बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग, और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर पांचवें का क्या होगा? जी कोई नहीं होगा, राइट आंसर सभी सही होगा। जी राइट आंसर सभी होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा यहाँ पे क्या करा है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला करा कि बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा यहाँ पे प्रौढ़ावस्था, चौथा करा किशोरावस्था। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? शिक्षण विधियों की। देखिए यानी सिखाने के लिए कौन सी विधियों का जो कौन सी अवस्था है सर्वाधिक यहाँ पे उपयुक्त होगी? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पे प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए छठे का। जी छठे का राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था निर्माण और यहाँ पे निर्माण काल की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक के जो देखिए शैशवावस्था में क्या होता है? संवेगों के द्वारा, संवेगों के माध्यम से बालक व्यक्त करता है। प्रौढ़ावस्था में उसकी बहुत ही क्रियाएं जो होती है, सीखने की शक्ति जो होती है निम्न हो जाती है, और यहाँ पे किशोरावस्था में तीव्र होती है, लेकिन यहाँ तक विकास हो जाता है। लेकिन शिक्षण विधियों सिखाने के लिए कहा है, तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में, बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जी राइट आंसर क्या होगा सातवें का? जी फटाक दे राइट आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। राइट आंसर पहला होगा, राइट आंसर दूसरा होगा, या फिर तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा? कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं? जी सातवें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। शैशवावस्था में तो बालक घर में ही रहता है। कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो ठीक है, संवेगों के द्वारा व्यक्त करता है, कुछ समझ नहीं पाएगा, तो ये तो हमारा कट गया। किशोरावस्था में होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए नई खोज दे दिया है। नई खोज मतलब शुरुआत हो रहा है खोज की। तो बाल्यावस्था में तो होती है, किशोरावस्था में तो कई प्रकार की खोज कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बाल्यावस्था। किशोरावस्था है तो बाल्यावस्था पे आप तुरंत मारेंगे ऑप्शन, आपका राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। देखिए आठवां प्रश्न ये करा है कि किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? पहला करा कि व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा यौन संबंधी समस्या, तीसरा यहाँ पे करा है कि समायोजन संबंधी, और चौथा करा है यहाँ पे करा है कि प्रश्न अभ्यास संबंधी। जी राइट आंसर क्या होगा? जल्दी देखिए वाइगोस्की के अनुसार आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे नैतिक विकास के अंतर्गत कोहल वर्ग के अनुसार आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से अपने जो यहाँ पे जो बालक होते हैं, जो युवक होते हैं, अपने किसके लिए सबसे संवेदनशील होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यौन संबंधी समस्याओं के लिए। ठीक है, राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। देखिए नवा प्रश्न ये करा है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। जी राइट आंसर क्या होगा? जी राइट आंसर नौवें का क्या होगा? देखिए परिपक्व कब होता है? किशोरावस्था के बाद ही होता है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं दसवां। यहाँ पे दसवां देख लेते हैं क्या करा है। इस प्रश्न को आप लोगों ने किया है, कितनी बार किया है? 2 बार किया है। इस बार तीसरी बार रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कीजिए अच्छा से। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई मांसपेशियों में तेजी वृद्धि होती है। तो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जब बालक होता है तो क्या करता है? पहले 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच क्या होते हैं? लड़के और लड़कियां होती हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां होती हैं। ठीक है, अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की, ठीक है, लंबाई मांसपेशियों में तेज होती है। लेकिन 14 से 18 वर्ष के बाद क्या होता है? लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जो मांसपेशियां होती हैं, लंबाई होती है, अधिक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11 का प्रश्न क्या रहा है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। पहला करा है कि किशोरावस्था, दूसरा वयस्कावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा करा है कि बाल्यावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। जी राइट आंसर क्या होगा, एक बार लाइक कर दीजिए इसी बात पे। जी लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद, इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद तुरंत जो भाई बहन लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। देखिए 11 का हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, शैशवावस्था। जी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 12 का करा कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की अवस्था पाई जाती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, और यहाँ पे उपयुक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर होगा हमारा जी किशोरावस्था जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था। यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालक लड़कों के साथ नहीं खेलता है और लड़कियां जो होती हैं लड़कों के साथ नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए समवयस्को अपने क्या करते हैं, समझाती है, जो बालक होते हैं, किशोरियाँ होती हैं, इनमें प्रेम भाव का उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी कहा जाता है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो बाल्यावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 13 का क्या होगा जी, राइट आंसर 13 का होगा हमारा। इसका राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा शैशवावस्था। देखिए मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है। देखिए किस प्रकार से सर्वाधिक होती है, बालक संवेगों के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से क्या करता है, अनुकरण करता है। बालक अनुकरण करता है, अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, आपको बताना नहीं पड़ता है। शैशवावस्था में बालक क्या करता है, खुद स्वतः ही अनुकरण करके सीख लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। एक क्रम होता है सीखने का, याद रखिएगा, सीखने का एक क्रम होता है। जो शैशवावस्था होता है, देखिए हम टिक बताते रहे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे प्रौढ़ावस्था रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रौढ़ावस्था पूछता नहीं है। देखिए शैशवावस्था में तीव्र होती है सीखने की गति, ठीक है, फिर इसके बाद बाल्यावस्था में निम्न हो जाती है, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था में क्या होती है, निम्न हो जाती है। सीखने का क्रम, सीखने का क्रम पहले जो होता है तीव्र होती है, फिर कम होता है, फिर तीव्र होती है, फिर कम होता है, ठीक है, यही निर्धारित होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। देखिए 14 का ये करा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल यहाँ पे भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में के सूचक है। तो पहला करा है किशोरावस्था, दूसरा करा है कि शैशवावस्था, तीसरा करा है कि प्रौढ़ावस्था, चौथा करा है कि बाल्यावस्था। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा जी, 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब चिंतन करेगा बालक, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस ऐसे जब बालक बात करता है तो वो नैतिक विकास की अवस्था में होता है, नैतिक विकास की अवस्था में होता है। और नैतिक विकास की अवस्था आप लोगों को पता है कि किशोरावस्था के साथ जाएगा, किशोरावस्था के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें ऑप्शन पे, देख लेते हैं 15 का क्या करा। 18 प्रश्न है आप लोगों का, और टारगेट जो आप लोगों का आज का है यहाँ पे 16 प्रश्नों का है। तो देख लेते हैं क्या आप लोगों का 16 पहुंच पाता है या फिर नहीं। 15 का करा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूहों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, यहाँ पे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो राइट आंसर 15 का होगा हमारा जी। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पहले देखिए बात यहाँ पे समझिए। समवयस्क, समवयस्क का मतलब ये होता है कि अपने समान, ठीक है, अपने समान, अपने जैसे, अपने उम्र के साथ समूह सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा बिना सोचे समझे पहले के साथ जाएगा, किशोरावस्था के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 16 का प्रश्न ये करा कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। पहला करा कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर भाव का, दूसरा करा कि आत्मसिद्धि के भाव का, तीसरा करा कि जीवन के बारे में यहाँ पे परितृप्ति का, और चौथा करा कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 16 का। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे पहला नहीं, बचपन में किए गए अपराध। कोई सोचता है क्या, डर का भाव करता है। बचपन में आप सीखे गए, इस अवस्था में आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि आपने क्या किया है। आधे बाल्यावस्था तक भी आपको नहीं पता चलता है कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
17वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 17 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाषा विकास में यहाँ पे सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करना यानी भाषा जब बालक सीख रहा होता है, भाषा किसी का अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है, तो उसमें किस चीज़ का सहयोग करना गलत है। पहला कह रहा है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा कह रहा है कि उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को यहाँ पे अमान्य करना, और तीसरा कह रहा है कि उनके प्रयोगों का समर्थन करना, और चौथा कह रहा है कि भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर 17 का हमारा क्या होगा जी, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। देखिए बालक जब भाषा सीख रहा होता है तो बिना टोके प्रकरण पर बात कर सकते हैं, ये भी हमारा सही है। उनकी अपनी भाषा का प्रयोग अमान्य का मतलब न करना, तो यही हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए मानव विकास है। देखिए मानव विकास कैसा है, ये देखिए प्रश्न सी टेट में, याद रखिएगा सी टेट में लगातार आ रहे हैं 2011 से, एक बार भी ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। यहाँ पे 2019 तक लगातार आया है प्रश्न। आप हर वर्ष की उठा के देख लीजिए, हर वर्ष का ये प्रश्न आपको एक मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता है इस नंबर से। तो यहाँ पे कह रहा है मानव विकास है, पहला कह रहा है कि मात्रात्मक है, दूसरा कह रहा है गुणात्मक है, तीसरा कह रहा है कि कुछ सीमा तक अमापनीय है, चौथा कह रहा है एक दोनों है। देखिए ये प्रश्न हम आपको चौथी बार रख रहे हैं, याद रखिएगा चौथी बार इस प्रश्न को कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन, इसका उत्तर जो है आप लोग हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला मात्रात्मक होगा, दूसरा गुणात्मक होगा, तीसरा यहाँ पे कह रहा है कुछ सीमा तक अपमानीय होगा, चौथा कह रहा है कि एक और दो दोनों हो सकता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाक दे कि इसका उत्तर क्या होगा। लाइक कर दीजिए, लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाइए, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और रेगुलर 9 बजे से क्लास चलती है, आप अपने भाई बहनों में शेयर कर दीजिए और उनसे भी बोल दीजिए कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसका उत्तर 18 का आप लोग बताएंगे। आज आप लोगों के उत्तर कल के नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपन नोट्स जरूर बनाइएगा। PDF हो सकता है कि मिल भी जाए, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन लोगों को मिल जाएगा PDF। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।